श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट दैट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या है समझे। एंजाइम्स जितने भी होते हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। देखो, हमको सरवाइव करना है ना, तो हमको सरवाइव करने के लिए हमारे बॉडी में हज़ारों केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं ना। उन रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने का काम, उन रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम एंजाइम्स करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जैसे कोई इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कर रहा है, निकेल कर रहा है, प्लेटिनम कर रहा है। वो भी तो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा रहे हैं ना, ये भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, लेकिन ये रिएक्शन की स्पीड को बायोलॉजिकल सिस्टम में बढ़ाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, बायोकैटलिस्ट कहते हैं। सो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट दैट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, हमारे बॉडी में लिविंग सिस्टम में जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, सारे के सारे रिएक्शन एंजाइम कैटलाइज्ड होते हैं ताकि वो तेज़ी से प्रोसीड हो सकें। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर में होते हैं। ठीक है, आपको पता है प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर होता है ना। एंजाइम जो होता है, एंजाइम के पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मीन्स इसके पास कम से कम टर्शियरी स्ट्रक्चर तो जरूर ही होगा। ऐसा क्यों होता है समझिए। देखो, एंजाइम होता है ना, जैसे ये मैंने बनाया, एक ड्रॉ किया है, ये एंजाइम है ना। एंजाइम के पास एक पॉकेट की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये जो एंजाइम के पास ये पॉकेट की तरह स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं एक्टिव साइट। तो एंजाइम के पास पॉकेट की तरह स्ट्रक्चर तो तभी बनेगा ना जब वो 3D में होगा। तो एंजाइम वो मॉलिक्यूल है जो 3D में रहता है, पॉकेट की तरह स्ट्रक्चर होता है उसमें, और उस पॉकेट की तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट समझ लो, ये आकर के यहाँ पे बाइंड करता है, और बाइंड होने के बाद से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जितने एंजाइम होते हैं सारे के सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन तो हर चीज़ का होता है ना। तो राइबोजाइम एक एंजाइम है, ये प्रोटीन नहीं होता है, ये न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लियेज पी जो होता है, ये भी एंजाइम होता है, ये भी किसी रिएक्शन को कैटालाइज करता है, लेकिन ये भी प्रोटीन नहीं होता है। तो ये 2 एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिए। एंजाइम के पास एक पॉकेट की तरह स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर सबस्ट्रेट जाकर के बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन। अगर आप एंजाइम को कंपेयर करोगे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से, तो एंजाइम्स तो पता है ना आपको, एंजाइम्स एक बड़ा मॉलिक्यूल है। एंजाइम चूँकि प्रोटीन है, और आपको पता है प्रोटीन सारे मैक्रोबायो मॉलिक्यूल, तो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है ना। सो इट्स अ ह्यूज मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे निकेल हो गया है ना, प्लेटिनम हो गया, पैलाडियम हो गया, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं। जो एंजाइम होता है ये लिविंग सिस्टम में मिलेगा ना आपको, यस, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आपको लिविंग सिस्टम में नहीं मिलते हैं। ठीक है, जितने भी एंजाइम होते हैं उनका अपना एक फिक्स रिएक्शन होता है, और वो उसी रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं। फाइन। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ना स्टूडेंट्स, एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कई सारे रिएक्शंस को स्पीड अप करने का काम करता है। ओके, अगर हाई टेम्परेचर पर देखोगे तो हाई टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। लेकिन हाई टेम्परेचर पर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आराम से काम करते हैं, विथ होल इफिशियंसी ये फंक्शन करते हैं। एंजाइम तो डीनेचर हो जाता है ना। और एंजाइम की इफिशियंसी हाई होती है, हाईली इफिशियंट होता है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं उनकी इफिशियंसी कम होती है, इफ़ यू विल कंपेयर विथ एंजाइम देन। ओके फाइन। अब देखो, एंजाइम जो है
एंजाइम मैंने आपको बताया कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, आइसोलेट हो डिनेचर हो जाता है ना। लेकिन अगर कोई एंजाइम आप निकाल रहे हो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हाई टेम्परेचर में ही सर्वाइव करता है, जैसे कोई थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, कोई आर्की बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, वो तो हाई टेम्परेचर में ही सर्वाइव करता है ना, तो उसके बॉडी का एंजाइम जो होगा वो आराम से हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर जाएगा, फंक्शन कर जाएगा। जैसे ये टैक पॉलीमरेज को हम लोग यूज करते हैं पीसीआर में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, टॉपिक आएगा उधर हम देखेंगे डिटेल में। तो टैक पॉलीमरेज को हम यूज करते हैं पीसीआर में, और ये एंजाइम जो है 90 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर अच्छी तरह से फंक्शन कर लेता है। फाइन। तो ये डिपेंड करता है, एंजाइम जनरली हाई टेम्परेचर पर इनएक्टिवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिनेचुरेशन, बट दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म हु लीव एट हाई टेम्परेचर, इफ यू आइसोलेट एनी काइंड ऑफ एंजाइम फ्रॉम देम, इट कैन ईजिली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। फाइन। ओके, अब अगर आप एंजाइम्स को देखते हो कि एंजाइम कैसे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, मैंने कहा ना कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट दैट इंक्रीजेज स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो वो कैसे स्पीड को, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। पहले समझे एंजाइम फंक्शन कैसे करता है। देखो ये एंजाइम है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट में क्या हुआ, सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हुआ, और बाइंड करने के बाद से इसने कॉम्प्लेक्स बनाया। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फाइन। अब क्या होगा कि एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करेगा और नए बॉन्ड को फॉर्म करेगा। अगर सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नया बॉन्ड बनेगा तो ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और फिर ये बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद से क्या होगा कि एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। एक्चुअली देखो सबस्ट्रेट जो होता है ना, एंजाइम के एक्टिव साइट में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दोनों बिल्कुल लॉक की तरह होते हैं। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट तो एंजाइम के एक्टिव साइट में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता ना, तो वो एंजाइम के एक्टिव साइट से ये प्रोडक्ट जो है ये रिलीज हो जाता है, दूर चला जाता है, और फिर से ये एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करके और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, और एक एंजाइम का मॉलिक्यूल कई सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। यस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ठीक है हमने बात तो कर लिया कि एंजाइम फंक्शन कैसे करता है, लेकिन एंजाइम रिएक्शन के स्पीड को कैसे बढ़ाता है। देखो एंजाइम जो होता है ना, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कम करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके वो स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। अब आप पूछोगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी लाइक एंजाइम उसको कम कैसे करता है, तो समझे। देखिए आप देखो, एक्टिवेशन एनर्जी वो फ्री एनर्जी होता है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में के लिए एसेंशियल होता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है। अब एंजाइम ने क्या किया, उसी एक्टिवेशन एनर्जी को जो रिएक्शन के लिए चाहिए था उसी को कम कर दिया। ठीक है। इसको एक एग्जांपल से हम सब समझते हैं। जैसे देखो मैंने एक ग्राफ लिया है ना, एक एक्सिस पे लिया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और दूसरे एक्सिस पे लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया। समझो आप, मान लो कि मेरे पास ये एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, और इस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। ये सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल है, इस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतने लेवल की एनर्जी चाहिए। जब तक ये सबस्ट्रेट है इसको इस लेवल की एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब ये जो हाई एनर्जी चाहिए ना, इतना एनर्जी फ्री एनर्जी चाहिए ना, इसी फ्री एनर्जी को कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ फ्री एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है।
अब भैया आप इस सबस्ट्रेट को इतना लेवल का दे दो आप एक्टिवेशन एनर्जी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन। देखिए, जब एंजाइम नहीं था तो इस सबस्ट्रेट को इस लेवल का एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए था, इतना हाई लेवल का एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए था। लेकिन जैसे ही एंजाइम आया ना तो उसने क्या किया कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को देखिए नीचे कर दिया, कम कर दिया। अब ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को इतने लेवल का ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और ये तुरंत आराम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम और ये एक्टिवेशन एनर्जी है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो कम हुआ ना, एंजाइम ने यही तो किया। फाइन। अच्छा, एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पर एक टर्म लिखा है ट्रांजिशन स्टेट। क्या लिखा है? ट्रांजिशन स्टेट। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे लिखा है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है समझिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम और सबस्ट्रेट ने बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया, फिर प्रोडक्ट अलग और एंजाइम अलग, है ना। जिस समय ये सबस्ट्रेट जो है, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है ना, उसके बीच में क्या होता है, कई सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, वो जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल होते हैं ना, उन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के पास काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है और हाई एनर्जी होने की वजह से वो क्या होते हैं, वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। उन्हीं इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। यस, इट इज स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट का ही स्टेट होता है दैट फॉर्म्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये सबस्ट्रेट जो है, इसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के क्रम में ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के पास चूँकि हाई एनर्जी होती है और हाई एनर्जी होने की वजह से ये स्टेबल नहीं होता है, तो धीरे धीरे अपना रिएक्शंस में अपना रिएक्शन करके फाइनली एक स्टेबल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो शायद आप लोग समझ चुके हो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। ट्रांजिशन स्टेट सबस्ट्रेट का ही स्टेट होता है जो सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट फॉर्म होने के क्रम में बनता है, हाई एनर्जी होती है, स्टेबलाइज नहीं रह पाता है और वो फाइनली एक स्टेबल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चले। अच्छा, ये जो ग्राफ यहाँ पर दिया है, आपसे पूछा जाए कि ये जो ग्राफ है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है या एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, तो आप क्या बताओगे? ये रहा सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी देखिए, और ये प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी है। सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होगा, है ना। इस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होगी, है ना। इसलिए ये ग्राफ किसका है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो देखो, सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो वो होता है टेम्परेचर। एंजाइम जो होता है ना, वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर सबसे बेस्ट इफ़िशियंसी से काम करता है। वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम बेस्ट इफ़िशियंसी से काम करता है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करता है, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ दैट टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज़ मैक्सिमम। जैसे आप समझो कि मैं यहाँ पर एक एक्सिस पर एंजाइम एक्टिविटी ले रहा हूँ और दूसरे एक्सिस पर टेम्परेचर ले रहा हूँ, तो मुझे ग्राफ कैसा मिला भाई? ऐसा बेल शेप कर्व मिला ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी और उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे
तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर को कम भी करोगे तब भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। फाइन। हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जैसे हमारे बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं, यस, हमारे बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं उन सबको 37 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा काम करना होता है। उनकी मैक्सिमम एक्टिविटी कितनी होती है? हमारे बॉडी टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है। अब वो जो एंजाइम्स हैं उनके टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे या कम करोगे, सो दे विल गेट इनएक्टिवेटेड। फाइन। अगर आप किसी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का एंजाइम ले रहे हो तो वो हाई टेम्परेचर पर लाइक 90 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा इफिशियंसी से काम करेगा। समझ रहे आप लोग? फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस के जो एंजाइम्स है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में सबसे ज़्यादा इफिशियंसी से काम करते हैं। तो हर एंजाइम का अपना अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप विद इन द रेंज अच्छा, एक बात हम समझते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम ज़्यादा करने पर एंजाइम की एक्टिविटी कम क्यों हो जाती है, ये भी तो समझिए आप। देखो, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो एंजाइम तो है तो प्रोटीन ही ना, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाएगा। तो प्रोटीन का टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूटेगा तो प्रोटीन ऑब्वियसली इनएक्टिवेट हो जाएगा, और इनएक्टिवेट हो जाएगा तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है ना उतना तो मिलेगा नहीं, तो फिर एंजाइम फ्रिज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डिनेचर हो जाता है और लो टेम्परेचर पर एंजाइम फ्रिज हो जाता है, इसलिए रिएक्शन कम हो जाता है। लेकिन अगर रेंज के अंदर हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है। जैसे समझो, आप इसको ऐसे समझिए, मान लो कि कहीं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी x है, तो आप 10 डिग्री सेल्सियस करोगे ना तो एंजाइम की एक्टिविटी 2x हो जाएगी, और 10 से फिर 20 डिग्री सेल्सियस करोगे तो फिर वो 4x हो जाएगी, और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस करोगे तो 8x हो जाएगी। लेकिन विद इन द रेंज फिर आप 30 से 40 करोगे तो फिर वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। तो यस, विद इन द रेंज इफ यू विल इंक्रीज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी डबल होते चली जाएगी, है ना। लेकिन अब यहाँ से आप सोचोगे कि अब इसको फिर 30 से 40 कर दे और 40 से 50 कर देते एंजाइम की एक्टिविटी बढ़े, तो ऐसे नहीं होने वाला है। ठीक है। So every enzyme have its optimum temperature. Increase or decrease in that temperature decreases enzyme activity. ठीक है। फिर pH की बात करते हैं। pH का मतलब क्या होता है? pH का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, होता है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एंजाइम जो होता है उसका एक ऑप्टिमम pH भी होता है। यस, ऑप्टिमम pH भी होता है। ऑप्टिमम pH पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। जैसे मान लो कि मैं एक एक्सिस पर pH ले रहा हूँ, दूसरी एक्सिस पर एंजाइम एक्टिविटी ले रहा हूँ, तो मुझे ऐसे बेल शेप कर्व मिलेगा। फाइन। ये जो पॉइंट है, ये जो pH है, ये जिस एंजाइम का ग्राफ बना है उसका ये ऑप्टिमम pH है। इस pH पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। इस pH से आप pH को बढ़ा रहे हो तो देख रहे हो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही है ना, और pH से pH को कम कर रहे हो तब भी देखिए एंजाइम की एक्टिविटी कम होते जा रही है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे सलाइवा में एक एंजाइम सिक्रीट होता है, उसका नाम है स्लाइवरी एमाइलेज। क्या? स्लाइवरी एमाइलेज। भाई ये जो स्लाइवरी एमाइलेज होता है ना, ये स्लाइवरी एमाइलेज का ऑप्टिमम pH होता है 6.8। स्लाइवरी एमाइलेज का ऑप्टिमम pH 6.8 होता है। इस पर इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। आपके स्टमक में जो एंजाइम्स हैं उनका pH, जैसे पेप्सिन एंजाइम है तो पेप्सिन एंजाइम का ऑप्टिमम pH जो होगा वो 1.5 से 2.5 के बीच में होगा। हाईली एसिडिक मीडियम में उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होगी।
तो पीएच भी एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करने का काम करता है, ठीक है। और लास्ट हम देखेंगे जो फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्या? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। चलो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होते चली जाएंगी। देखिए एक एग्जांपल समझो। आप क्या करो कि एक टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लीजिए और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप टोटल 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल को लो, ठीक है। 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल लेने के बाद से इसमें 10 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल आप डाल दो। कितने? 10 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल डाल दो। वो तुरंत एंजाइम के एक्टिव साइट में जाएंगे, बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? यस, हो जाएंगे। फिर आपने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा के कर दिया 20, तुरंत वो बाइंड करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर आपने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन 50 कर दिया, वो 50 जाएगा, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते चला जाएगा, ठीक है। फिर आपने 80 कर दिया, 80 करने पर 80 सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप सबस्ट्रेट डाल रहे हो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है ना। लेकिन अब आपने डाल दिया 100 बाइंड हुए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। लेकिन 100 के बाद से जैसे ही आपने 150 एंजाइम के सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल डाले ना, तो पहले 100 जो है इस एंजाइम से बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद से 50 बाइंड करेंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब तक एंजाइम के एक्टिव साइट सेचुरेट नहीं हुए थे सबस्ट्रेट से, तब तक तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही थी, और जब एंजाइम के सारे एक्टिव साइट बिल्कुल सेचुरेट हो गए, तब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली है। समझ रहे हैं आप? अगर आप एक एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले रहे हो, यस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिखा है, और दूसरी एक्सिस पर वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन ले रहे हो, आप इसको सिंपल वर्ड में आप अपने लेवल पे कह सकते हो कि एंजाइम एक्टिविटी ले रहे हो। तो देखो जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई। ये एंजाइम की जो मैक्सिमम एक्टिविटी है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, इसके बाद से एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली है। ये एक लिमिट है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात अलग है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर स्टार्टिंग में आप जैसे जैसे इंक्रीज करते हो वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट आता है कि उसके बाद से कितना भी आप इंक्रीज कर लो एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली है। रीज़न क्या है? एंजाइम के सारे एक्टिव साइट सेचुरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम की जो मैक्सिमम स्पीड है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, इसी को कहते हैं हम लोग वी मैक्स। वी मैक्स क्या है? वी मैक्स इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ठीक है। अगर ये वी मैक्स है तो ठीक इसका आधा ये क्या होगा? ये ठीक इसका आधा हो जाएगा हाफ वी मैक्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हाफ वी मैक्स हो जाएगा। और हाफ वी मैक्स के लिए आपको जितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए होगा, उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम लोग कहते हैं Km। व्हाट इज़ Km? Km इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Km इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज हाफ मैक्सिमम। मैं लिख दे रहा हूँ, Km इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इट्स ए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच enzyme activity is, yes, enzyme activity is half maximum, ठीक है। इसको हम लोग माइकेलिस कांस्टेंट भी कहते हैं। Km को माइकेलिस कांस्टेंट भी कहा जाता है, बट इट इज़ बेसिकली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज हाफ वी मैक्स। देखो
ये केम है ना, ये केम एक और इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये तो बता रहा है कि इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर एंजाइम की एक्टिविटी हाफ मैक्सिमम है, लेकिन आपको पता है ये भी बताता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच एफिनिटी क्या है। केम जितना बढ़ेगा, सुनना ध्यान से, केम जितना बढ़ेगा एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की एफिनिटी कम होगी, है ना। और केम जितना कम होगा, इफ़ केम विल डिक्रीज, एफिनिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम विल इंक्रीज। तो केम जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच के एफिनिटी का, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में समझ गए कि वी मैक्स क्या होता है, हाफ वी मैक्स क्या होता है, केम क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके कैसे एंजाइम रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम कैसे वर्क करता है, उसमें एक्टिव साइट होता है, बायो कैटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है। बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।